नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबका अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बडी पर। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन सिर्फ कीमतों के बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसके अलग-अलग रूप और स्तर होते हैं। सामान्य मुद्रास्फीति से लेकर अतिस्फीति, ग्लोपिंग मुद्रास्फीति से लेकर स्क्यू इन्फ्लेशन तक। लेकिन सवाल यह है कि इन सभी मुद्रास्फीतियों में अंतर क्या है? कौन सी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी मानी जाती है और कौन सी घातक? महंगाई और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है और फ्लिप्स कर्व हमें इसके बारे में क्या बतलाता है? आज की पूरी क्लास में हम मुद्रास्फीति के प्रमुख प्रकारों को एक एक कर सरल भाषा में समझेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे और अंत में फिलिप्स कर्व के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार। सबसे पहले हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन को समझते हैं, यानी कि अतिस्फीति। यह मुद्रास्फीति की चरम अवस्था मानी जाती है। इसमें मुद्रास्फीति की दर 4 से 5 अंकों में चली जाती है। अगर हम सामान्यतः देखें तो भारत में मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में सामान्य मानी जाती है, परंतु इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर 1000 से लेकर 10,000 तक चली जाती है, यानी कि 4 से 5 अंकों के बीच में। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश की करेंसी की वैल्यू एकदम तेजी से नीचे चली जाती है और देश में आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम जनता की जिंदगी बहुत ही प्रभावित होती है। तो ऐसे उदाहरण हमको कब कब देखने को मिले हैं? तो ऐसे उदाहरण हमको अर्थव्यवस्था में 1923 में जर्मनी में देखने को मिले हैं, 2008 में जिम्बाब्वे में और 2015 से लेके 19 के बीच में वेनेजुएला में हम लोगों ने अतिस्फीति की स्थिति देखी है। इसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति के अगले प्रकार को देखते हैं, जो कि है उछलती हुई मुद्रास्फीति यानी कि ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति की वह अवस्था है जो अतिस्फीति से तो कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात मुद्रास्फीति की दर यहाँ 4 से 5 अंकों में ना होकर 3 से 4 अंकों में होती है, जैसे कि 300%, 600%। हालांकि यह अतिस्फीति जितनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी यह अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है और इसके भी दुष्परिणाम वही होते हैं जो अतिस्फीति के होते हैं, क्योंकि यह सामान्य मुद्रास्फीति से बहुत 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 ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर 1 से 2% के बीच में रहती है और यह मुद्रास्फीति की सबसे न्यूनतम स्थिति मानी जाती है। यह अधिकांश विकसित देशों में पाई जाती है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर 1 से 2% के बीच में बनी रहती है और ये कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं की कीमत में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति क्षमता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी बनी रहती है। यह अधिकांशतः विकसित देशों में स्वीकार्य माना जाता है। इसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति के अगले प्रकार यानी कि डिफ्लेशन को समझते हैं। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की विपरीत अवस्था है। यहाँ मुद्रास्फीति की दर 0 या 0 से नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य लगातार घटने लगता है। ये कैसे? तो आइए समझते हैं। जब डिफ्लेशन होता है तो तरलता में मार्केट में कमी हो जाती है। तरलता में कमी आने के कारण लोगों के जेब में रखे पैसे कम हो जाते हैं। वही तो हमने तरलता समझा था। तरलता मतलब लोगों के जेब या बैंक में रखे हुए पैसे। तो अगर तरलता में कमी आएगी तो लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे और पैसे कम हो जाएंगे तो मांग में कमी आएगी ही, क्योंकि लोग बेवजह की खरीदारी नहीं करेंगे, लिमिटेड चीज़ें ही खरीदेंगे। और इससे क्या होगा कि वस्तु का उत्पादन जो है वो तो अपनी स्पीड से हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मांग पहले से कम हो गई और वस्तु की आपूर्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वस्तु की आपूर्ति बढ़ती जाएगी और मांग तो कम हो ही रहा है। इससे क्या होगा कि वस्तु का मूल्य, अब आपूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग कम है, तो वस्तु के मूल्य में कमी आने लगेगी और कम आते आते इतना हो जाएगा कि मतलब जो उत्पादक वर्ग है उसको लगेगा कि उसका मतलब जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल रहा है। तो इससे क्या होगा कि उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होने लगेगा और इससे कल कारखाने बंद होने लगेंगे और देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और आर्थिक मंदी आ जाएगी देश में। तो इसीलिए यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए घातक मानी जाती है। इससे क्या होता है कि मांग में कमी आती है। इसका उदाहरण हमने देखा था 1990 के दशक में जापान में, या 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान विश्व के
अनेकों देशों में हमने यह स्थिति देखी थी। इसके बाद हम लोग मुद्रास्फीति के अगले प्रकार को समझते हैं, जो कि है संस्फीति। जब देश आर्थिक मंदी के चपेट में आ जाता है तो सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर इसे उबारने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि देश की मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में बनी रहे। और 2 से 6% के बीच में क्यों? क्योंकि यह भारत में, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत में सामान्य मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में मानी जाती है। तो आरबीआई और सरकार यह कोशिश करते हैं कि मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में बनी रहे। इसके लिए आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। सस्ती मौद्रिक नीति मतलब अपने ब्याज दर को घटाता है। अब अगर आरबीआई अपने ब्याज दर को घटाएगा तो आरबीआई तो बैंकों का बैंक है। बैंक कहाँ से ऋण लेते हैं? आरबीआई से। तो आरबीआई बैंकों को कम ब्याज दर पर ऋण देगा तो बैंक भी कस्टमर को कम ब्याज दर पर ऋण देंगे और लोन सस्ता हो जाएगा, जिससे लोग कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों के जेब में पैसा बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसा पहुंचाती है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसानों को देती है। तो ये क्या कर रही है सरकार? मार्केट में लिक्विडिटी डाल रही है ताकि लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़े। इससे क्या होगा कि देश धीरे धीरे आर्थिक मंदी की चपेट से बाहर निकल जाएगा और देश में सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति बहाल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अस्फीति यानी कि डिसइंफ्लेशन को समझते हैं। इससे पहले संस्फीति में हमने समझा था कि कैसे जब मुद्रास्फीति की दर 0 या उससे नीचे चली जाती है तो उसे बढ़ाने के लिए आरबीआई और सरकार विभिन्न उपायों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मुद्रास्फीति सामान्य से ऊपर चली जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति सामान्य से नीचे भी घातक है और सामान्य से ऊपर भी घातक है, तो जब मुद्रास्फीति सामान्य दर यानी कि 2 से 6% के बीच से ऊपर चली जाती है तो उसके लिए भी सरकार और आरबीआई अपनी नीतियों का प्रयोग कर उसे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं और इसे ही अस्फीति यानी कि डिसइंफ्लेशन कहते हैं। इसके लिए आरबीआई क्या करता है? महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। इसमें क्या करता है आरबीआई कि बैंकों को महंगे दर पे, ब्याज दर पे लोन देता है और बैंक भी ग्राहकों को महंगे ब्याज दर पर लोन देते हैं। इससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। दूसरी तरफ आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करता है। इसे हम लोग आगे क्लास में समझेंगे कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि यह एक निश्चित धन होता है जिसे आरबीआई बैंकों को कहता है कि इतना धन आपको अपने पास रिजर्व रखना है। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इनके फुल फॉर्म है। वहीं सरकार वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि लाने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार क्या करेगी कि उत्पादन में सब्सिडी देने लगेगी या उत्पादन सब्सिडी का टैक्स रेट होता है उसे कम कर देगी। इससे क्या होगा कि उत्पादक वर्ग है वो उत्साहित होकर ज्यादा उत्पादन करेगा। तो एक तरफ आरबीआई क्या कर रहा है कि लोगों के जेब में पैसा कम कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार मार्केट में वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ा रही है। इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन सामान्य से ऊपर चला गया है वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और मुद्रास्फीति की घटती दर दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। अतः अर्थव्यवस्था के लिए धारणीय मुद्रास्फीति सबसे उत्तम मानी जाती है। मुद्रास्फीति की वह दर जो दीर्घकाल में देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है उसे धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। 2016 में उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया और इस समिति ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 4 ± 2% की इन्फ्लेशन रेट देश की आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। 4 ± 2 यानी कि 4 + 2 6 या 4 - 2 2%। तो 2 से लेकर 6% के बीच का इन्फ्लेशन रेट भारत के आर्थिक विकास के लिए उत्तम है। अगर भारत की मुद्रास्फीति 2 से 6% के बीच में रहेगी तो भारत में उत्पादन, निवेश और रोजगार में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा कि दीर्घकाल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होगी। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति को समझते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमियों यानी कि परिवहन, आपूर्ति या नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह लंबे समय में आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि होती है और उत्पादन लागत भी बढ़ते रहता है।
जो आगे चलकर अतिस्फीति की स्थिति में भी बदल सकती हैं। अतः इस पर काबू पाने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर या कृषि उद्योगों में निवेश को बढ़ाकर इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग स्टैगफ्लेशन को समझते हैं। यह एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़े, उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब यह स्थिति कैसे हो सकती है कि मुद्रास्फीति भी बढ़े और बेरोजगारी भी बढ़े? तो जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मांग में कमी आने लगती है, लोगों के जेब में पैसा कम होगा तो मांग में कमी आने लगेगी, और वहीं दूसरी तरफ लागत में वृद्धि होने लगे, वस्तु के उत्पादन के लागत में वृद्धि होने लगे, तो उससे क्या होगा कि उत्पादक का लागत बढ़ जाएगा। तो वो उसको कम करने के लिए क्या करेगा कि लोगों को कंपनी से फायर करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि एक मुद्रास्फीति बढ़ेगी और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1970 के दशक में देखने को मिला था। इसके बाद हम लोग इसी से एक मिलता जुलता टर्म स्क्यूफ्लेशन को समझते हैं कि स्क्यूफ्लेशन क्या है। जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति एक साथ पाई जाती हैं, तो ऐसे स्थिति को स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। अब इसका सबसे बेहतर उदाहरण हम लोग आजकल देख सकते हैं कि आजकल खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। खाने पीने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनके दाम धीरे 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 बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे चीनी ले लीजिए या तेल ले लीजिए, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, उनके दाम घटते जा रहे हैं। तो यह स्क्यूफ्लेशन का एक बेहतर उदाहरण है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। 1950 के दशक में न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री फिलिप्स ने अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को बताया। उन्होंने बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होने लगती है। यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि दोनों, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। फिलिप्स ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक ज्यामितीय विधि का सहारा लिया। इन्होंने एक्स एक्सेस में बेरोजगारी को रखा और वाई एक्सेस में मुद्रास्फीति को रखा, और इन्होंने बताया कि जब मुद्रास्फीति की दर कम रहती है तो बेरोजगारी उच्च अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जब मुद्रास्फीति की दर 2 रहेगी तो बेरोजगारी की दर 7 के आसपास मिलेगी। वहीं जब मुद्रास्फीति की दर 4 हो जाएगी तो बेरोजगारी 4% पे आ जाएगी। अगर इसे और बढ़ाते हैं, 6 करते हैं, तो बेरोजगारी 2% पर आ जाएगी। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी में कमी आती जाएगी, इस कर्व के अकॉर्डिंग। परंतु यह कर्व शॉर्ट रन में ही प्रासंगिक है, क्योंकि एक निश्चित अवस्था के बाद मुद्रास्फीति की उच्चतम दर बेरोजगारी में वृद्धि करती है। यह बात भी हमें फिलिप्स ने ही बताई थी। मतलब यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का यह संबंध जो एक दूसरे का अपोजिट है, यह एक सामान्य मुद्रास्फीति दर पर ही काम करता है। अगर मुद्रास्फीति की दर सामान्य से अधिक बढ़ने लगे तो फिर आगे चलकर यह बेरोजगारी में भी वृद्धि ही करने लगती है, यह कमी नहीं करेगी। तो यह था फिलिप्स कर्व, जो कि हमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के इन्वर्स रिलेशन, एक दूसरे के अपोजिट के रिलेशन को बताता है। अब क्लास के अंत में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पिंक शीट को समझते हैं कि पिंक शीट क्या है। विश्व बैंक क्या करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई के दबाव को समझने के लिए कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सोना या कृषि उत्पाद जैसे इंटरनेशनल कमोडिटी की एक सूची तैयार करता है और हर वर्ष इनके मूल्य में होने वाले वृद्धि को उसमें अंकित करता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा इसे देखा और समझा जा सके। चूंकि यह आर्थिक प्रकाशन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें इतना याद रखिएगा कि यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह क्या होता है, इंटरनेशनल कमोडिटी के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने मुद्रास्फीति को सिर्फ एक परिभाषा के रूप में नहीं, बल्कि उसके अलग अलग रूपों और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा। हमने धारणीय मुद्रास्फीति, अतिस्फीति, अपस्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति
स्टैगफ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाओं को समझा और अंत में फिलिप कर्व के माध्यम से मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को भी जाना। उम्मीद है कि अब इन्फ्लेशन के अलग अलग रूप आपके लिए पहले से ज़्यादा स्पष्ट होंगे और परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्नों को समझना भी आसान होगा। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पीसीएस बडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।